तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पार्ट 2 कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आप लोग परेशान कर देते हैं यार तुरंत कि भाई पार्ट 2 बनाइए, पार्ट 2 बनाइए। बना रहे हैं। आज दिन भर काम पे लगे हैं, मालूम है। एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी वालों का भी एग्जाम चल रहा है, तो उन लोग को भी दे देता हूँ, और रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि उन लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा। उन लोग को नहीं बताएंगे तो क्या लिखेगा, आप लोग तो लिख के पार हो जाइएगा। उन लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, आपसे ज़्यादा टफ है उन लोग का। ठीक है, तो उन लोग का 4 गो पेपर बनाया और आपका एक। ठीक है, चलिए पार्ट 2 है, और मैं गारंटीड देता हूँ कि पार्ट 2 का ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, हालांकि सभी आने की ज़्यादा संभावना है, बट ये पक्का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम बोले थे पार्ट 4 तक आने का, लेकिन पार्ट 4 नहीं आ पाएगा, पार्ट 3 को आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में ही मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारा पार्ट 4 तक नहीं जाएगा, पार्ट 3 जाएगा। इसके बाद और एक पार्ट आएगा और हमारा वीडियो एंड हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ठीक है, और वो आपको 7-8 बजे रात तक मिल जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रश्न आएगा। या तो पूछ ले कि भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। ठीक है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। या फिर पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है वो बताइए, या फिर उद्योग का क्या रोल है वो बताइए। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में क्या है। ठीक है, या कि भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। आपको कुछ भी पूछे, आंसर ये करना है। ठीक है, तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे पहले बता देता हूँ। भारत बहुत पिछड़ा देश था। मतलब जब अंग्रेज लोग छोड़ के चला गया 1947 के बाद आज़ाद हुआ, तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। ठीक है, खाने के लोगों के पास खाने के लिए नून नहीं था मतलब नून था, भात नहीं था। आप लोग के दादा दादी बोलते होंगे कि हमारे पास ज़माने में हम लोग सरसा कूढ़ा, मतलब जौनरा कूड़ा खाते थे, घाटा खाते थे, लेटो खाते थे, माड़ भात खाते थे, थुलकू मार खाते थे, बोलते होंगे। हम लोग का भी बोला जाता था। ठीक है, इवन मेरे फादर वगैरह भी, आप लोग के भी फादर खाए होंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें। लेकिन आज क्या है, परिस्थिति बदल चुका है। पहले ठीक से धान भी नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि पहले हरित क्रांति भी नहीं थी। ठीक है, तो समझ लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि। ठीक है, अब चलिए, जितना चीज़ आपने सुना अब हम लोग पढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता अतीत से वर्तमान तक कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की गुजरी है। ठीक है, बहुत से बदलाव देखा है। पहले भारत सोने की चिड़िया के नाम से कहा जाता था, फिर एकदम कंगाल हो गया। ठीक है, और अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अतीत में भारत एक कृषि प्रधान व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया है। वर्तमान समय में क्या हो गया है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित माने मिक्स। ठीक है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये सभी महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित कहने का मतलब है कि भारत में जो है प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, कृषि भी काम करता है, उद्योग भी काम करता है। ठीक है, और बैंकिंग भी काम करता है, सेवा क्षेत्र भी काम कर रहा है। ठीक है, माल, कच्चा माल वाला सामान भी काम कर रहा है, कुटीर उद्योग भी चल रहा है। तो भारत में अनेक प्रकार के हमारी अर्थव्यवस्था का सोर्स है। ठीक है, तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था हमारा क्या है, तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, चलिए, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्राइवेट अर्थव्यवस्था है, निजी। ठीक है, निजी अर्थव्यवस्था है। रूस की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब वहाँ पे सब सरकारी है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सब कुछ है, सरकारी, प्राइवेट, कृषि, उद्योग, व्यापार। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही सब आपको लिखना है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, अतीत में कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और अभी धान रोपाई का सीजन भी चल रहा है, आप लोग भी धान रोपने जाइएगा। ठीक है, मतलब जाइएगा तो यार, क्या बात है, कल आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म, उसके बाद परसों से धान रोपने जाइए। जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर रहती है। ठीक है, हम लोग अपना जो खाना पीना है खेती से ही करते हैं, कम से कम घर का खेती बाड़ी से करके तो अपना साल भर का गुजारा निकाल लेते हैं ना। पहले का आदमी थोड़ी सोचता था कि जॉब करना है, सर्विस करना है यार उन लोग खेती करो, खाओ पियो, आराम से रहो टाइम से। बीमारी वगैरह भी नहीं था उस टाइम पे उतना।
ठीक है, क्योंकि आदमी मेहनत करता था कस के, दिन भर मेहनत करता था। प्राचीन काल में हमारे दादा परदादा जितना मेहनत करते थे, दादाजी वगैरह बाबा वगैरह, उसका हम लोग ना 20% भी मेहनत नहीं करते हैं। सही बताइए, दिल पे हाथ रख के करते हैं? उसका 20% भी हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं यार मेरा किस्मत ख़राब है। अरे भाई, किस्मत के बारे में सोचो ही मत, बस जियो। ठीक है, तो कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है, अभी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन सेवा क्षेत्र के विकास के साथ इसका जो है महत्व थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, अभी हमारा टेक्नोलॉजिया वो नहीं निकला है, टेक्नोलॉजी ने कृषि को थोड़ा सा जो है कमज़ोर बना दिया है। ठीक है, विशेषता क्या है? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा। कृषि देश की अधिकांश जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगर हम लोग खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भारत के 80% लोग चावल नहीं खरीदते हैं। ठीक है, वो घर का ही धान से, घर का ही चावल से अपना खाना गुजर बसर करते थे। लेकिन जब से कोटा का चावल मिलना शुरू हो गया, ये भी लिखना है आपको कि जब से कोटा का चावल जन वितरण प्रणाली पीडीएस शुरू हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तब से आदमी अपना जो धान है उसको बेच देता है। ठीक है, और कोटा का चावल खाता है। और उससे पहले क्या होता था, धान को घर में सुखाता था, फिर कूटता था ढेंकी में। ढेंकी समझते हैं ना जी? चाहे धान पिसा मशीन से सिझा के कूट के फिर हम लोग सुखा के चावल उसको बनाते थे, और उसका माड़ बहुत गाढ़ा होता था। ठीक है, चलिए, हाई स्कूल में हम भी माड़ पी के स्कूल जाते थे। टिफ़िन में होता था ना, तो टिफ़िन के टाइम में माड़ पीने आते थे घर मैं वोट दिया हूँ 2017 में। चलिए, खाद्य सुरक्षा। कृषि देश की अधिकांश जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो डेयरी मने जैसे हम लोग गाय पालते हैं तो दूध होता है, दूध से बेच दिए तो पैसा हो गया, तो डेयरी हो गया। पोल्ट्री फार्म मुर्गा वगैरह खाते हैं ना, पोल्ट्री फार्म। गन्ना का खेती हो गया, गन्ना जिससे गुड़ बनता है, चीनी बनता है, तो गन्ना का खेती हो गया। जूट से क्या बनता है? तो जूट से खाटी घोरते हैं आप लोग, खाट घोरते हैं खटिया को। तो वो जो रस्सी होता है, धागा नहीं रस्सी बोलेंगे, तो वो सनई का रस्सी होता है, जूट, सनखाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं आदि। ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात कर लेते हैं उद्योग के बारे में। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का नुकसान पहुंचा। क्या किए उन लोग? फायदा लेते गया, ब्रिटेन पहुंचाते गया। ठीक है, और यह क्षेत्र कमज़ोर हो गया। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब कि हम लोग इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह लगाना ज़्यादा शुरू कर दिए जब हम लोग आज़ाद हो गए। कई महत्वपूर्ण उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ तक की बात की जाए तो विभिन्नता। भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग, जिसमें से भारी उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और कुटीर उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है, विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और निर्यात भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। निर्यात मतलब अपने सामान को किसी अन्य देश में जाकर के बेचना। ठीक है, तो भारत का सामान भी बहुत सारे देशों में बेचा जाता है। जैसे हम लोग गन्ना बहुत ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है, केला भी बेचते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं, मसाला भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं। औद्योगिक नीति। भारत सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ अपनाई हैं, जैसे कि औद्योगिक नीति, इसमें लाइसेंस बना होता है। ठीक है, विदेशी निवेश नीति, आर्थिक सुधार, व्यापार, ये सारी चीज़ें की गई। किसमें? तो औद्योगिकरण के लिए। 1 मिनट यार, मेरा पौधा लगाया खा जाएगा बकरी ठो। अरे यार, बकरी उकरी ना परेशान कर देते हैं। हम लोग छगरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? चलिए, जो भी बोलते हैं। तो देखिए, भारत का व्यापारिक इतिहास प्राचीन काल से ही रहा है। ठीक है, और हम लोग पहले प्राचीन काल में मालूम है, विदेश से हम लोग जो व्यापार करते थे समुद्र के जरिए करते थे। ठीक है, समुद्र के जरिए व्यापार करते थे हम लोग, विदेशी व्यापार। ठीक है, तो भारत वर्तमान से ही नहीं, प्राचीन काल से ही भारत व्यापार में बहुत आगे रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ कि हम इसमें जो है बाधाएं बनाने लगी, और ब्रिटिश पूरा का पूरा अपने हाथ में कब्जा कर लिया पूरे भारत को। ठीक है,
और वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अब हमारा जो है एक खुला बाजार बन गया है, पूरा विश्व आराम से बेचते हैं और खरीदते भी हैं। विशेषताएं क्या हुई? वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में वैश्वीकरण की नीति के बारे में बताइए। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में हम लोगों ने अपनाया। इसमें क्या हुआ, पहले हम लोग अपना सामान बेचा या खरीदा नहीं करते थे, उतना कम सम बेचते थे, खरीदते थे। ठीक है, मतलब आज़ादी के बाद तो क्या हुआ, 1991 के बाद हम लोगों ने एक नियम लाया, नई आर्थिक नीति, उसको नाम दिया गया वैश्वीकरण। क्या नाम दिया गया? वैश्वीकरण, उदारीकरण। इसमें क्या हुआ, इस वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि हम अपना सामान किसी भी देश में जाकर के बेच सकते हैं और कोई भी देश हमारे देश में भी आकर के सामान बेच सकता है। ठीक है, और हम लोगों ने एक संस्था का हिस्सा बन गया, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन का हम लोग हिस्सा बन गए 1991 में। ठीक है, सॉरी 1995 में हिस्सा बने और 1991 में हम लोगों ने विदेशी व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, कब से? 1991 में। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो वैश्वीकरण ने भारत को अपनाया और विश्व व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया। निर्यात और आयात यानी कि खरीदना और बेचना, भारत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात करता है। विदेशी व्यापार नीति की अब बात करते हैं। तो पहले क्या था, विदेशी सामान को खरीदने या बेचने से पहले 1991 से पहले बहुत प्रकार के लाइसेंस और सरकारी अप्रूवल लेना पड़ता था। बट 1991 के बाद जो है सीमित, एकदम कम से कम लाइसेंस और कम से कम अप्रूवल, मतलब डायरेक्टली जल्दी जल्दी काम हो, ये कर दिया गया। ठीक है, तो ये आ जाता है कि विदेशी व्यापार नीति, भारत सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई, जैसे कि निर्यात संवर्धन योजनाएं और आयात उदारीकरण। आपको इतना टफ नहीं लिखना है, बस जैसा मैंने बताया कि सरकारी अप्रूवल को कम किया गया, विदेशी लाइसेंस वगैरह को कम किया गया, क्योंकि विदेशी कंपनी नहीं चाहती कि हमें सरकार बीच में टांग अड़ाए। ठीक है, चलिए कुछ कुछ अभी भी है नियम कानून कि आप जितना ज़मीन एक्वायर करते हैं उन सब का भुगतान करेंगे और जितना आप जंगल उजाड़ते हैं उसका 2 गुना जंगल आप लगाएंगे, ऐसा ऐसा अभी अभी नियम है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करती है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं भारत। तो भारत एक विकासशील देश है। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो देश है वह विकासशील है। विकासशील विश्व में 3 प्रकार के देश होते हैं, एक होता है डेवलप्ड यानी कि विकसित, एक होता है डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग, और एक होता है पुअर कंट्री। अब बताइए पाकिस्तान किस में आएगा और भारत किस में आएगा? तो देखिए, भारत हमारा जो है डेवलपिंग कंट्री है। भारत कैसा है? डेवलपिंग है, विकासशील है, यानी कि अभी यह विकसित नहीं हुआ है, पूरी तरह से अमीर नहीं हुआ है, अमीर बन रहा है। ठीक है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है यानी कि यह अमीर है, पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ठीक है, वहीं पाकिस्तान एक गरीब राष्ट्र है। इस तरह से उदाहरण भी दे दीजिएगा। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसका अर्थ है कि अभी भी विकास के विभिन्न चरणों से हमारा देश गुजर रहा है। ठीक है, सभी के घर में टॉयलेट नहीं है, यह भी एक विकासशील का काम है। सभी के घर में हमारे 2 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है सभी के घर में नहीं है। ठीक है, सभी के घर में 4 व्हीलर नहीं है, सभी के घर में आपका बोरिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सब विकसित का कुछ निशानी है। चलिए आगे देख लेते हैं जनसंख्या। तो भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यह, इसको पीटेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट, हमारे देश में अभी भी सभी के घर में पक्का मकान नहीं है। पक्का मकान है सभी का नहीं है। ठीक है, हमारे देश में बहुत गरीबी है अभी भी। तो हम लोग जो है ना अभी विकासशील हैं। जनसंख्या की बात करें तो क्या बताएं, जनसंख्या महुआ की तरह पथरा दी है पूरा इतना है कि पूरा देश, पूरा विश्व को पीछे छोड़ दिए हम लोग जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में कम नहीं होगा, चाहे कुछ भी कम रहे। तो भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, चीन को भी पीछे छोड़ दी है। यह जनसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, और जनसंख्या का मैक्सिमम पढ़ा लिखा स्टूडेंट क्या करता है? गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करता है। भंकलोल कहीं का बुड़बक, तुम अपना जवानी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी में बिता रहे हो और कोई काम धाम करो पागल। सच बता रहा हूँ दोस्त, इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा। गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो उस सब का तैयारी
भारत को भी पीछे छोड़ता है। आपने 30 साल तक तैयारी किया, कुछ काम धाम नहीं कर पाए, निराशा मिली, ऊपर से क्या हुआ, बाप का पैसा खाएं, ऊपर से क्या हुआ, जवानी का उम्र आपने जो काम कर सकते थे, ठीक है, 20 से 30 का उम्र, ये 10 साल आपने जवानी का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बिता दिया, सर्विस भी नहीं लगा। 100 में 1 का लगता है, 99 आदमी तो बेकार देश में निठल्ला बैठ के तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब मत करना, देश भी हमारा पीछे जा रहा है और आपकी घर भी पीछे जा रही है, ठीक है, अर्थव्यवस्था भी पीछे जा रहा है। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। जो लोग मास्टर लोग बोलते हैं ना, उसको ना मुझे लगता है ना काट देंगे हाँ नहीं तो उन लोग देश को बर्बाद करने के पीछे लग गया है, ठीक है। तो ये सब तैयारी करना बेवकूफ़ी है, तैयारी करो, होता है 21 साल तक तैयारी करके देख लो, ठीक है। नहीं हो रहा है 22, मैक्सिमम 25, इससे ज़्यादा एक दिन तैयारी मत करो, ठीक है। काम धाम कोई करो, ठीक है। हमारा देश पीछे जा रहा है यार। चलिए आप लोग समझदार होंगे तो कीजिएगा, और नहीं तो आप लोग भी भौंका भोड़ा जैसा बुड़बक हैं तो लगे रहिएगा। 25 साल के बाद एक दिन आपको नहीं करना है तैयारी, लास्ट 25 साल तक तैयारी कीजिए। हमारा देश को देखिए आप, ठीक है। चलिए, और फिर भी तैयारी करने का मन करे तो कोई काम कर लो, साइड में कोई काम करते रहो और तैयारी करो, ठीक है। सॉरी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि ये देश की हालत ऐसे बना दी है मास्टर लोग, व्यापार बना दिया है बिजनेस को, कि मेरा कोर्स बिके, भले किसी का फ़ायदा हो चाहे ना हो, ठीक है। चाहे वैकेंसी 1 रहे चाहे 5 गो, स्टूडेंट को हमको सेल करना है भाई, उन लोग व्यापार बना दिया है पूरा। चलिए, जनसंख्या, भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ के स्टूडेंट जो पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपना जीवन बता रहे हैं। चलिए, ये सब लिख देना है आपको। बुनियादी ढांचा, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अतीत से वर्तमान तक कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। यह विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न चुनौती सामना कर रही है, लेकिन साथ ही इसमें विकास की अपार संभावनाएं भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर आप अच्छा खासा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंग्लिश में है कि राइट द इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन गुरुकुल सिस्टम। तो ये जो आंसर था बहुत लंबा था हमारा, अब इतना लंबा आंसर नहीं मिलेगा, छोटा छोटा आंसर है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक शिष्य के संबंध में क्या महत्व था ये बताना है। तो पहले आपको मालूम है गुरुकुल प्रणाली चलता था, ठीक है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक और शिष्य का संबंध अत्यधिक महत्व था। यह संबंध न केवल ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम था, बल्कि शिष्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। शिक्षक शिष्य संबंध का महत्व की बात करें तो गहरा व्यक्तिगत संबंध, इसमें क्या है कि गुरुकुल में शिक्षक और शिष्य एक साथ रहते थे, जिससे एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनता था। शिक्षक शिष्य के अभिभावक, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में काम करता है, यानी कि जो टीचर होता है ना, वो आपका फ्रेंड भी है, आपका टीचर भी है, आपका फादर भी है, ठीक है, और आपका मदर भी है। अगर देखा जाए तो शिक्षक, एक सही शिक्षक जो है ना, आपको कभी भी लाइफ में मतलब आपके जीवन को अंधकार में नहीं ले जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरा कोर्स खरीद लो और तैयारी करते रहो, ठीक है, खास करके गवर्नमेंट सर्विस में। वो सही शिक्षक कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि देखो भाई तुमको जो सही लगे करो, लेकिन एक उम्र के बाद नहीं, 25 के बाद नहीं, ठीक है। और मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त को पागल की तरह, भेड़ बकरी की तरह लगे पड़े हैं, नहीं हो रहा है फिर भी, ठीक है। आप लोग भी फंस जाते हैं, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है बोलना। चलिए, सॉरी, समग्र विकास। तो देखिए, यह संबंध शिक्षक और शिष्य का जो संबंध होता है, यह बौद्धिक यानी कि दिमाग रूप से, भावनात्मक, ठीक है, और सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। शिक्षक न केवल विषय का ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि जीवन के मूल्यों और नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी सिखाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आपका भी दायित्व है कि आप भारत को आगे लेके जाएं, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में मत रहिए, अपना लाइफ को जिए आराम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुशासन और सम्मान। शिक्षक के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता गुरुकुल शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है।
शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, जिससे उनमें अनुशासन और विनम्रता का विकास होता है। व्यक्ति मार्गदर्शन मतलब पर्सनल आपको कोई सलाह दे रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन यानी कि जो शिक्षक होते हैं प्रत्येक शिष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, ठीक है, कि आपका क्या इंटरेस्ट है वो जाने बिना किसी भी भेड़ चाल में मत चलो। आपको जो इंटरेस्ट है, जो काम में रुचि है वो काम करो, ठीक है। क्षमताओं को समझाता है और उसके अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करता है, ठीक है। तो शिक्षक और शिष्य में संबंध है ये आजीवन संबंध। देखिए एक टीचर जो है ना, अगर सही का टीचर रहेगा ना तो वो स्टूडेंट जो है ना आपको आजीवन रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। आज मान लीजिए अभी आपका उम्र 20 साल है, अगर कोई टीचर अभी आपको पढ़ा रहा है सही ढंग से, तो आप आज जब 50 साल के हो जाएंगे और टीचर जब 70 साल का हो जाएगा, चाहे 60 साल का, तब भी आप उसका रिस्पेक्ट कीजिएगा, तब भी बोलिएगा नमस्ते सर। दोनों बूढ़ा बूढ़ा हो जाएंगे ना। चलिए, तो ये सही टीचर जो होता है ना आजीवन उसको रिस्पेक्ट मिलता है, और नहीं तो फिर उसके सामने ही उसको कोई कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा यार, मुंह देख के मुंह फेर के भाग जाएगा, ठीक है। तो यह संबंध शिक्षा पूरी होने के बाद भी आजीवन बना रहता है और शिष्य अपने गुरु की हमेशा सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और मार्गदर्शन के लिए हमेशा वह उसको एक व्यक्ति के रूप में देखता है, ठीक है। चरित्र का निर्माण, जो शिक्षक का चरित्र होता है, ठीक है, वह क्लीन एंड नेट एंड क्लीन होना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक और शिष्य के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, ठीक है। वह न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि वह अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। शिक्षा को एक सही आदमी, सही इंसान बनने के लिए उपयोग करता है, ना कि एक सर्विस के लिए तैयार करता है, ठीक है। संक्षेप में गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक शिष्य संबंध शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जो शिष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि शिक्षा और शिक्षक से संबंधित पूछा गया था, गुरुकुल प्रणाली पे आधारित था। अब हमारा तीसरा प्रश्न, ये भी हमारा शिक्षा से ही संबंधित है, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाउ हैज़ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश शिक्षा जब चला भारत में तो भारत की शिक्षा प्रणाली को वह कैसे बदल दिया, ठीक है। अभी देखिए बच्चा होड़ में लगा हुआ है, कंपटीशन, सबको एक दूसरे को पीछे निकालना है, कंपटीशन करना है, ठीक है। तो ये अंग्रेज लोग शुरू किया। हम लोग पहले क्या हम बताते थे मालूम है, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकुर निदान, ऐसा हम लोग बोलते थे पूर्वज लोग, कि खेती जो है सबसे उत्तम है, ठीक है, और व्यापार जो है बीच का है, मध्यम बान मतलब व्यापार, ठीक है। उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकुर निदान, चाकरी जो है यानी कि नौकरी या सबसे निचला स्तर का काम है, लेकिन अभी जस्ट उल्टा हो गया है, व्यापार अभी भी नीचे में है, खेती नीचे आ गया, नौकरी ऊपर हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजी सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम में बदल दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू रहे हैं। हाँ, सकारात्मक ये रहा है कि बहुत हमें टेक्नोलॉजी मिल गया, टेक्नोलॉजी है ना, और नकारात्मक ये रहा है कि हमें कंपटीशन को बढ़ा दिया है, लेकिन हम पे ही कंट्रोल करना होगा, समय के साथ तो चलना होगा, ठीक है, और हमें ये कंपटीशन से बस निकलना होगा, बाद बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मिला है। इसमें भारत को पश्चिमी विचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आधुनिक ज्ञान से परिचित कराया है। नकारात्मक रूप से इंसान इसमें सामाजिक विभाजन पैदा हो गया है, ठीक है। पारंपरिक भारतीय शिक्षा की बात करें तो पारंपरिक भारतीय शिक्षा की अपेक्षा की और रटन विद्या थी, ठीक है, रटने पर जोर दिया गया, जिससे आलोचनात्मक सोच की कमी हुई। पहले के लोग कंठस्थ करते थे, मतलब मुंह पे ही याद रखते थे, ठीक है। आजकल क्या करते हैं हम लोग, कंठस्थ नहीं, हम लोग रटते हैं, और वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि रटन विद्या कोई काम नहीं देगा, ठीक है, तोताराम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच समझो, मैं अक्सर हमेशा बोलता हूँ कि देखो पढ़ने का तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन समझने की बात जो है ना आपको समझना है, ठीक है। पढ़ने का तो एक 5 क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन
आपको समझना है, इसलिए अगर आप समझ गए तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी शायद ना पड़े। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव, तो पश्चिमी ज्ञान से हमें क्या क्या मिला, तो पश्चिमी ज्ञान से परिचय। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को पश्चिमी दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य का परिचय करा दिया। ठीक है, जिससे देश में आधुनिकता का प्रसार हुआ। एक मिनट, मैं लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूँ। मेरे नैनों तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। चलिए, बीच बीच में आप लोग भी गाना गाते रहिएगा। पश्चिमी ज्ञान से परिचय, तो देखिए जो इंग्लिश सिस्टम है हमें पश्चिमी ज्ञान वेस्टर्न कल्चर से परिचित कराया। ठीक है, उसका खाना पीना हम लोगों ने अपना लिया, मैगी, नूडल्स, पास्ता और क्या क्या बोलते हैं यार। ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट डॉग, क्या क्या बोलते हैं। आदमी हॉट डॉग खाता है, गरम कुत्ता। चलिए देख, ये सब तो हम नहीं खाए हैं भाई, और खाना भी नहीं है हमको। इसके अलावा हम लोग पश्चिमी सभ्यताओं की गाना वगैरह, उसका डांस वगैरह, उसका रहन सहन भी अपनाने लगे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि लेटरिंग, वो अच्छी बात है। जो वॉशरूम हम लोग का बना है वो सही चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ गलत है। जैसे कि हम लोग का खाना वगैरह जो है वो खाना सही नहीं है। आधुनिक भाषाओं का विकास, मिशनरियों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में व्याकरण, मिशनरी मतलब अंग्रेज, तो पहले मिशन स्कूल चलता था, अंग्रेजी स्कूल को मिशन स्कूल कहा जाता था। ठीक है, इंग्लिश स्कूल को पहले मिशन स्कूल कहा जाता था। तो मिशनरियों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश और पुस्तकें प्रकाशित करने उनके विकास में योगदान दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विकास की बात करें तो यद्यपि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की। ठीक है, जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विकास जो है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की अपेक्षा की, फिर भी इसने इस दिशा में कुछ प्रयास किए और भारत की आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी से परिचित कराया। ठीक है, हालांकि हमारी जो विज्ञान टेक्नोलॉजी है वो हम नहीं बोल सकते कि अंग्रेज़ों की देन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ही देन है। जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें उन लोग का देन है भाई, उसको तो मानना पड़ेगा, ईमानदारी से मानिए। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक विभाजन, तो अंग्रेजी शिक्षा मुख्य रूप से उच्च वर्गों तक ही सीमित थी और अभी भी सीमित है। अभी भी देखिए सीबीएसई बोर्ड में, ये जो है सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डीएवी की बात कर लेते हैं, डैनन डीएवी स्कूल, सीबीएसई स्कूल। इसके अलावा आपका आईसीएसई स्कूल। ठीक है, तो ये सारे जो स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम, वह गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा मुख्य रूप से केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित है। ठीक है, जिसने समाज में एक अंतर पैदा कर दिया है। शिक्षित अभिजात वर्ग यानी कि अमीर लोग और आम जनता के बीच एक खाई बन गई है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी है। हमारे देश में कोई 5 लाख कमा रहा है तो कोई 50,000 तो दूर जाए, कोई 10,000 नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पारंपरिक शिक्षा की उपेक्षा। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की बहुत उपेक्षा की है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ने पारंपरिक जो भारत की शिक्षा थी, जैसे संस्कृत हो गया, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, इन सभी की बहुत अवहेलना कर दिया। ठीक है, और इसको लेकर ना आदमी देखिए, लोकल जो रीजनिंग लैंग्वेज है अभी बोलने से भी उसको ख़राब लगता है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। हमें अपना मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। ठीक है, रटन पर जोर देने लगा है बच्चा, इसको हमें नहीं करना है, हमें सीखना है, समझना है। ठीक है, निष्कर्ष पे आ जाता है। अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या है, तो अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को आधुनिकता और पश्चिमी ज्ञान से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ ही हमने सामाजिक विभाजन, मतलब वही अमीर गरीब, पारंपरिक शिक्षा की होड़ और कंपटीशन का युग भी लिख दीजिएगा कि प्रतियोगिता, इन सभी को बढ़ावा दिया है। यानी कि कुछ सकारात्मक भी है, कुछ नकारात्मक भी है। तो हमें क्या करना चाहिए, आपको खुद से लिखना है कि हमें सकारात्मकता को स्वीकार करना चाहिए और नकारात्मकता को हमें दूर करना है, बस यही लिखिए। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अंतिम प्रश्न है। ठीक है, बस खत्म हो जाएगा यहाँ से आपका। इसको
तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आएगा, जल्दी ही आएगा, ठीक है। देखते हैं जितना जल्दी मैं कर पाऊँगा। आज दिन भर मैं काम करता ही हूँ, ठीक है, रेस्ट नहीं लिया हूँ। अभी तक खाना एक बार खाया हूँ, खाऊँगा यार, कितना बज गया हो। बाय।